हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते सीधा वीडियो को। आज हम सीखने वाले हैं MCQ मतलब मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक एक नंबर में अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पेपर में आ जाते हैं ना तो वो यहीं से आते हैं और कुछ बाहर से आ नहीं सकता। और अगर बाहर से आया भी तो दोस्तों मैंने जितनी वीडियो करवा रखी है ना, आपको जितना मैंने कंटेंट आपको डिलीवर कर रखा है ना पार्ट्स में 1 से लेकर 13 14 जितनी भी मेरी वीडियो बनी है दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने मेरे सारे पार्ट दिल से देखे हैं ना या नहीं देखे, जाकर देख लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया का ना कोई क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, इससे बड़ी बात नहीं बोलूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखे, पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर मे बी वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर। अच्छा, मतलब इनमें से या तो एक भी करेक्ट आंसर होगा या एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। यू हैव टू मार्क ऑल द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स वॉज। जो मेन रीजन क्या था स्टैग्नेशन का, बताओ। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों हमारा था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से दोस्तों हमारी एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गया था, हमारा एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गया था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जहाँ पर इसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? जमींदारी सिस्टम। अगला क्वेश्चन सेकंड, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। यह तो आपको अच्छी तरह याद ही होगा। थर्ड, द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड। जो हमारा सरप्लस पैसा बच जाया करता था उसका इस्तेमाल हम लोग दोस्तों 3 जगह करते थे। 3 जगह करते थे। यहाँ पर इसने यार किसी बच्चे ने दोस्तों टिक करे हुए हैं पहले से ही, तो ये गलत करा हुआ है क्योंकि इसमें 3 आंसर होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था कि हमारे जो आंसर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 3 रूल हुआ करते थे पहले कि हम लोग जो हमारा पैसा सरप्लस हुआ करता था, ब्रिटिश लोगों ने हमारा पैसा इस्तेमाल करा था अपने ऑफिस वगैरह बनाने के लिए। और कोई अगर वॉर वगैरह हो जाया करती थी तो उस वॉर में दोस्तों उस पैसे का यूटिलाइज़ करने के लिए। और टू एक्सपोर्ट इनविजिबल आइटम्स या टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, ताकि वो इंपोर्ट करेंगे दोस्तों, इंपोर्ट करेंगे इनविजिबल आइटम को, इंपोर्ट करेंगे ना कि एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ए, बी और डी, यहाँ पर ये 3 आंसर होने वाले हैं। वो आंसर गलत था, जिसने भी करा था दोस्तों वो गलत था। ठीक है, चलो फोर्थ पे आ जाओ। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी। आपको अच्छी तरह पता है ब्रिटिश लोगों ने हमारी जो फाउंडेशन, अपनी जो फाउंडेशन रखी थी हमारे इंडिया में दोस्तों, वो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे रखी थी। जो कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो ये वाला युद्ध है दोस्तों 1757 में हमारा ये वाला युद्ध हुआ था। 1757 में ये वाला युद्ध हुआ था। इस वक्त एम्पायर लोगों ने जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमारे इंडिया में पैर रखा था। विच इंडस्ट्री रिसीव्ड द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। मतलब कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी हम, मतलब जिसमें हम लोग काम करते थे, जो कि सबसे ज़्यादा बर्बाद हुई थी कॉलोनियल रूल के टाइम पे दोस्तों। वो थी हमारी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा बर्बाद हुई थी, वो थी हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री। इंडियाज जूट इंडस्ट्री सफर्ड हैवीली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन। मतलब इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री थी दोस्तों बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी डैश आफ्टर पार्टीशन, मतलब जब देश का बंटवारा हो गया था उसके बाद। तो आप देख सकते हो लैक ऑफ रॉ मटेरियल, फेमाइन्स या अर्थक्वेक्स या नन ऑफ दिस दोस्तों। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर पार्टीशन। क्योंकि सीधी सी बात है, पार्टीशन हो गया था तो हमारा जो पोर्शन था दोस्तों वो हमारा बांग्लादेश की ओर, पाकिस्तान की ओर चले गया था, जिससे कि हम लोग उस चीज़ में मतलब हम लोग फिर सफ़र करा था बहुत बुरी तरीके से। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, उसकी प्रोडक्शन हम लोग दे ही नहीं पाए थे। 7, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन द ईयर इन इंडिया। आपको चित्र पता होनी चाहिए 1850 में ये रेलवे हमारी ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया में रेलवे लॉन्च करी थी। मोर देन हाफ, याद रखना यहाँ पर मोर देन, यहाँ पर कभी कभार लेस देन भी आ सकता है जो कि गलत हो जाएगा। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली, ब्रिटेन ओनली। और बाकी के दोस्तों हमारे अगर जो पैसा जो भी हमारे पास जो भी हमारा जो ट्रेड हुआ करता था वो रेस्ट हमारे दोस्तों 3 जगह हुआ करता था। 3 जगह वो आपको 3 जो जगह हैं दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दोस्तों डिक्लाइन हुई थी, कमी आई थी, इसका कारण फिर किस चीज़ पर, इसका जो असर पड़ा था किस चीज़ पर पड़ा था? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। यस सर, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। या इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एक मिनट रुक जाओ, मैसिव इससे अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। हाँ सर, इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हाँ ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने इसका काम करना बंद कर दिया था ना, फिर हम लोगों ने रशिया से हम लोगों ने इंपोर्ट करना शुरुआत कर दिया था। फिनिश्ड गुड्स की शुरुआत कर दी थी हम लोगों ने इंपोर्ट करनी। और एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम लोग ये तो काम कर ही नहीं सकते थे, ये तो ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते थे, तो ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसमें 2 पॉइंट हमारे आंसर बनने वाले हैं, एक 9th का ए और 9th का बी। ठीक है, समझा देता हूँ क्यों 2 पॉइंट क्यों आएंगे। क्योंकि जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी दोस्तों, इससे लोगों ने काम करना बंद कर दिया था इस वाली इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, हमारे जो हमारे जो किसान भाई बहन थे दोस्तों, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे? एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए थे। बट येस, काफ़ी लोग दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, क्योंकि यार उस चीज़ में काम नहीं कर रहे थे ना। जो लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए थे हैंडीक्राफ्ट में, वो कभी एग्रीकल्चर उन्होंने कभी करा नहीं। तो फिलहाल के लिए कुछ टाइम तक तो दोस्तों वो
अनएम्प्लॉयड रहे थे, कुछ टाइम तक वो अनएम्प्लॉयड रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने दोस्तों बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से दोस्तों उन्होंने, या आप कह सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ से दोस्तों उन्होंने फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन। जब पार्टीशन हो गया तो कौन सी इंडस्ट्री सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुई? तो वो हुई थी हमारी जूट, वो हमारी हुई थी दोस्तों जूट। जूट इंडस्ट्री हमारी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 11th पर, डैश वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। वो सिर्फ एग्रीकल्चर था ना कि इंडस्ट्री। द ओपनिंग ऑफ स्विज कैनल, द ओपनिंग ऑफ स्विज कैनल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन। जो शिप्स का जो डायरेक्ट रूट हुआ करता था, स्विच कैनल इसीलिए बनाई गई थी, वो इंडिया और यार ये गलत है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बनाई गई थी। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बनाई गई थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में नहीं थी, वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में थी, ठीक है ना। जो स्विच कैनल थी वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में थी। विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921। चलो सही है। 14, डैश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करा गया था, जिसका फायदा हम लोगों ने आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से लिया था? वो थी हमारी सिर्फ और सिर्फ रेलवे, और सिर्फ रेलवे। एयरवे और वाटरवे पे तो काम ही नहीं करा गया था, बहुत ही कम, ना के बराबर क्या करा ही नहीं गया था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, इसका मतलब होता है कि कितने लोग काम काज करने में बिजी हो चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, नेचर ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ वर्किंग, नहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स, कि कितने लोग भारत के दोस्तों लगे हुए हैं अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आपको ना दिमाग में रखते हुए चलना है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर आपको आंसर देना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें दोस्तों गलत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देयर वॉज डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश रूल के टाइम पे दोस्तों जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया था, तो उस टाइम पे बताना कि क्या गलत है। तो कह रहा है देयर वॉज डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है ये तो सही है, हमें गलत वाले को टिक करना है। तो सही था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो गई थी, कम होती चली गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमोटेड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उन्होंने हमारे यहाँ पर इंडिया में दोस्तों कैपिटल गुड्स को प्रमोट करा था। नहीं बिल्कुल गलत, ये तो कर देते तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ माने जाते। तो मतलब ये चीज़ सही है, वैसे मैं गलत कह रहा हूँ ये, लेकिन सही है, आंसर में सही है। जो कि गलत है, गलत वाले को सही करना है ना हमें तो यार। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट वहाँ की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, हमारे इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था। नहीं भैया ये भी नहीं करा था, तो ये भी गलत हो गया। देयर वॉज लो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी, हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज का जीडीपी में बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये सही था। मतलब जो चीज़ इन्होंने गलत मांगे तो गलत, हमारे 2 ही पॉइंट है, हमारे यही दोनों सही हैं, जो गलत है वो सही है, देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं। 17, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। अब देखना जो सही नहीं है, इसका मतलब जो गलत है, इसका मतलब जो गलत है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नॉट ट्रू मतलब जो गलत है, आपको गलत पे टिक करना, याद रखना। तो हाई बर्थ रेट था, हाँ सर बिल्कुल हाई बर्थ रेट था। कह रहा लो डेथ रेट था, लॉ नहीं सर, लो डेथ रेट नहीं, लो नहीं था, ये भी मतलब दोस्तों हमारा हाई था। एक मिनट, कौन सी सही नहीं कौन सी गलत है? हाँ ये गलत है ना, क्योंकि डेथ रेट भी हमारा हाई था। और लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों की जो संख्या थी कि एक साल से जो कम होते हैं उनकी भी जो डेथ रेट थी कम थी, नहीं ये भी हाई थी। उसके बाद हाई लिटरेसी रेशो, मतलब काफ़ी लोग पढ़े लिखे होते हमारे उस वक्त काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा नहीं था भैया, ये लो था। तो मतलब तीनों गलत हैं। ये हाई था, लो वाला हाई था, लो वाला हाई था, और हाई वाला लो था। और ये तो दोस्तों सही है, ये तो सही है, और सही वाले को तो मैं टिक करना ही है। अगला, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब ब्रिटिश टाइम पर हमारे जो इंडिया के जो फॉरेन लोगों से जो दोस्ती थी या कंडीशन थी, मतलब कैसा था हमारा दोस्तों, वो कह सकते हो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया था, ठीक है। सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज स्पेंट ऑन वॉर एक्सपेंसेस, मतलब हमारे पास जो सरप्लस पैसा बचता था वो वॉर एक्सपेंस के लिए यूज़ कर लिया जाया करता था। और हम लोग इंपोर्टर बन गए थे फिनिश्ड गुड्स के, प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री, हम लोग इसके इंपोर्टर बन गए थे, और हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे अपने रॉ मटेरियल के। तो दोस्तों हालांकि आपको पूरी कहानी मालूम तो है ही, अब इस पर डिटेलिंग क्या करें यार, फ़ायदा थोड़ी नहीं, फिर आप कहोगे सर आप क्यों डिटेल करते हो, डिटेल क्यों करते हो, ठीक है भाई। 19, अब बताओ यहाँ पर ध्यान से देखो, ओहो सेट कर लेते हैं पहले स्क्रीन। बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज, बोथ बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो दोस्तों, दोनों ही हमारे क्या थे, हाई थे, ना लो थे, ठीक है, हमारे दोनों क्या थे दोस्तों, हाई थे। फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड्स सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया वॉज कैरिड आउट एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, हर 10 साल बाद इसको नापा जाता है। 21 पे आते हैं। द मेन रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज, मतलब मेन रीज़न क्या था कि मतलब जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दोस्तों बर्बाद हुई थी, उसके पीछे दोस्तों हमारा मेन रीज़न क्या था, वो था, इसने सी करा हुआ है, हैवी टैरिफ
ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अरे नहीं 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 भैया, ये तो गलत ही है, ये तो बच्चे ने गलत करा है। इसका आंसर दोस्तों बी है, ना कि सी है। इसका आंसर क्या है? बी है। ये कहना चाह रहा है कि हैवी टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अरे भैया अगर हम लोग फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करेंगे, अगर वो हैवी टैरिफ लगा देते तो हम लोग भी क्यों खरीदते। लेकिन ये कह रहा है हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। दोस्तों उन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा रखी थी, जिसकी वजह से ये हमारी जो इंडस्ट्री दोस्तों तबाह हो गई थी, हमारी डिक्लाइन हो गई थी, बिल्कुल ही बर्बाद होने के स्टेज पर। स्टेज पर क्या बर्बाद ही हो गई थी, स्टेज पर क्या आ गई थी, बर्बाद ही हो गई थी। चलो आगे 22 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब वही काम करने वाले लोगों की संख्या। रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, जैसे आ जाएगा ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, समझ जाना कि वर्किंग पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट ट्रेन ऑन इंडिया सॉइल, फर्स्ट ट्रेन ऑन इंडिया सॉइल वॉज रन ऑन 1853, क्योंकि 1850 में तो आई थी, तो 1853 में चली थी। तो किन दो शहरों के बीच में चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच में चली थी, बम्बई से थाने के बीच में चली थी। उसके बाद इंडिया एंटर्ड द डेस्ट स्टेज ऑफ, देखो जैसे एंटर्ड वर्ड आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड आना चाहिए आंसर। देखते ही सेकंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेना ध्यान से। इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज, मतलब ऐसे दिमाग में लगा रहा हूँ मैं। इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। ठीक है, क्लियर हो गया। वो हमारे सेकंड स्टेज में दोस्तों आ गया था, जहाँ पर हमारी हाई बर्थ रेट थी और लो डेथ रेट थी। ठीक है भाई, तो गाइज ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को 24 क्वेश्चन करवा दिया मैंने 11 से 12 मिनट में। तो चलो, आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता। लेकिन हाँ, वीडियो में ना कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर लिखना है कि देखता हूँ आप लोगों की जीके कितने, या आप लोगों की मतलब आप लोगों ने मेरी वीडियो कितनी बारीकी से देखी थी। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंडिया से, मतलब जो फर्स्ट ट्रेन चली थी हमारी 1853 में बम्बई से लेकर थाने के बीच में दोस्तों, ये कितने किलोमीटर थी, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस ये कितने किलोमीटर का है। मैंने आपको करवाया था नहीं करवाया था, ये बताओ। मैंने आपको ये करवाया था या नहीं करवाया था? करवाया था, मैंने करवाया था। ठीक है भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने किलोमीटर चली थी बम्बई से थाने के बीच में, जो हमारी फर्स्ट जो ट्रेन चली थी बम्बई से थाने के बीच में, कितने किलोमीटर की चली थी, उसने कितना डिस्टेंस किलोमीटर कवर करा था 1853 में। देखते हैं कौन बताएगा, मज़ा आ जाएगा। उसकी वीडियो को मैं दोस्तों, उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा, और जो अच्छा सबसे प्यारा कमेंट करेगा दोस्तों, मैं उसके कमेंट को दोस्तों पिन भी कर दूंगा। अब देखना ये कि कौन सबसे पहले कमेंट करेगा और कौन इसका आंसर देने वाला सबसे बढ़िया वाला। चलो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको सिखाने वाला हूँ ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सर आप सब कुछ क्यों करवा रहे हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। भाई देखो, ये पहला चैप्टर ही है जो मैं बहुत बारीकी से करवा रहा हूँ, और मैंने इकोनॉमिक्स ज़िंदगी में पहली बार पढ़ाई है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ करवा दूंगा, आपको ट्यूशन वगैरह लगने की कहीं जरूरत नहीं। जिस तरीके से करा रहा हूँ उस तरीके से आपको ट्यूशन लगने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ पूछना है आपको मेरे से, आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में सारे, या आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं हर संडे लाइव आता हूँ। अभी मैं परसों भी लाइव आया था संडे को। तो दोस्तों आप लोग जरूर मेरे से लाइव में जुड़ा करो, मेरे से बातचीत क्या करो, अपने दुख दर्द मेरे संग शेयर क्या करो, कौन किसने कहाँ कैसे कब धोखा दिया, मैं आपको बताऊंगा कि धोखे से मौके कैसे हमें ढूंढने चाहिए, कि किसने धोखा दिया तो धोखे से मौके हमें कैसे मिलने चाहिए, कैसे ज़िंदगी में ग्रो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली वीडियोज़ होती हैं जब मैं लाइव आता हूँ। तो चलो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। बाकी जो भी आपकी राय है मुझे इंस्टाग्राम के सारे या इस वाली वीडियो में कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।